स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी मेट्राइज का एग्जिट पोल गुजरात और हिमाचल प्रदेश का। अभी हम गुजरात की बात कर रहे हैं। हिमाचल में हमने आपको बताया बीजेपी क्लोज फाइट में ही सही लेकिन अपनी सरकार रिपीट कर सकती है, और गुजरात में भी 128 सीटों का जिक्र आपके सामने हम कर चुके हैं, और उन 128 सीटों में बीजेपी कांग्रेस पार्टी से काफी आगे नजर आ रही है। हाफ पे मार्क के करीब 77 से 85 सीटें, 36 से 46 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, 3 से 5 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अभी 4 से 6 सीट, हमने 128 सीट का सर्वे जो है वो आपके सामने रखा है। हमने ब्रेक से पहले आपको बताया अलग अलग सामाजिक वर्गों में वोट किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें शहरी वोट की, जो बीजेपी के लिए जो बीजेपी का वोट माना जाता है अधिकांश, वहां पर आप देखें तो बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है। 52% वोट शहरों में भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी 36% वोट ले सकती है शहरों में। आम आदमी पार्टी को 9% वोट मिल सकता है और अन्य को 3% वोट जाता हुआ शहरों में दिखाई दे रहा है। और शहरों की अगर बात करें तो इसकी बहुत चर्चा थी कि वोट प्रतिशत इस बार गिरा है, जो पोलिंग हुई है वो कम हुई है। तो इसका कांग्रेस पार्टी का कहना था कि इसमें बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि शहरों में वोट बहुत गिर गया है, बहुत मतदाता बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जितना भी मतदान हुआ उसमें बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है 52% वोट के साथ। शहरी के बाद अब आइए ग्रामीण वोटर की भी बात कर लेते हैं। ग्रामीण वोटर या वोट परसेंटेज आखिर किसकी तरफ ज्यादा है ये हम आपको बताते हैं। तो अगर ग्रामीण वोटर की बात करें तो बीजेपी 49%, कांग्रेस 44%, आम आदमी पार्टी 5% और अन्य के खाते में भी 5% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन यहां पर भी यानी ग्रामीण वोटर में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। अगर हम वोट शेयर की बात कर लें तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि शहरी पार्टी है, अर्बन इलाकों में ज्यादा दबदबा रहता है, लेकिन इसे भी अब तोड़ते हुए बीजेपी गांव की तरफ भी अपना जो जनाधार है वो बनाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर आप ये कह सकते हैं। अब आइए बात महिला वोटर्स की कर लेते हैं, क्योंकि इन महिला वोटर्स पर भी सभी की निगाहें रहती हैं कि कौन किसकी तरफ जाएगा। बीजेपी की बात करें तो 52%, आप समझिए 52% आंकड़ा बीजेपी की तरफ है। 52% महिला वोटर बीजेपी को पसंद कर सकती हैं, ये वोट शेयर है। कांग्रेस की बात करें तो 41%, आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 4% है, अन्य की बात करें तो 3% है। तो बार बार महिला वोटर्स के लिए कहा जाता है कि हर चुनाव में महिला वोटर ऐसे की वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों में अगर कहीं पर फंसती है तो वहां से निकाल लेती हैं, क्योंकि महिला वोटर्स बीजेपी को चुनती हुई नजर आती हैं। वोट शेयर भी फिलहाल यही बता रहा है। महिला वोटर्स का वोट शेयर यह है कि बीजेपी 52% वोट शेयर उनके खाते में जा सकता है, कांग्रेस के लिए 41% है, आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर में ही नहीं है, सिर्फ 4% वोट शेयर वो ले सकती है महिला का, और अन्य की बात करें तो 3% अन्य के खाते में भी जा सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम वोटर की, वो मतदाता जिसने पहली बार, युवा वोटर जिसने पहली बार वोट डाला है। तो यहां पर आपको बीजेपी बाकियों से काफी आगे दिखाई देगी। 49% फर्स्ट टाइम वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ हमें दिखाई दिया। कांग्रेस को वो युवा वोटर 32% तक पसंद कर रहा है, 13% तक आम आदमी पार्टी को भी, लेकिन युवा वोट हासिल हो सकता है, फर्स्ट टाइम वोट हासिल हो सकता है। मतलब जिसने अभी तक केवल बीजेपी की सरकार देखी है, बीजेपी का ही राज देखा है, आम आदमी पार्टी के आने से कुछ वोट वहां जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी जरूर जो है इसमें भी आगे दिखाई देती है। अन्य को 6% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। और आप याद कीजिए, पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी सभा में ये बात कही थी कि महिलाओं ने और फर्स्ट टाइम वोटर ने मिलकर बीजेपी को इस चुनाव में बहुत आगे ला दिया है। ये चुनाव फर्स्ट टाइम वोटर और महिला वोटरों की बदौलत बीजेपी काफी कंफर्टेबल तरीके से जीतेगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला भी हैं। देवेंद्र जी, महिला वोट और फर्स्ट टाइम वोट दोनों में पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या ये वोट डिसाइडर वोट भी है इस चुनाव का? देखिए, गुजरात में जो महिला वोटर हैं ये बहुत लंबे समय से, जितने आप पीछे का शासन याद कर सकते हैं कि बीजेपी का रहा है, उस दौरान हमेशा महिलाओं और युवाओं के जो फेवरेट है वो बीजेपी रही है। ठीक, तो इस आंकड़े में बहुत ज़्यादा कुछ स्पष्ट करने के लिए है नहीं कि क्यों बीजेपी को लीड है या किस तरीके से वो इसको गेन करेगी। अभी तक की चर्चा में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से बात हो रही थी कि उसका प्रदर्शन कैसा होगा, किसका वो वोट कट करेगी, ठीक,
उसके कारण से किस पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझेंगे तो पहली चीज़ तो ये है कि सभी को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो जिले के जिले ऐसे हैं जहां पे उनकी कोई उपस्थिति नहीं है, कि गुजरात के बमुश्किल 10 जिले ऐसे होंगे जहां पे सीट बाय सीट वो कहीं पे फाइट कर रहे होंगे। अब उनके साथ वोटर कौन सा जुड़ा है इसे समझना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का भी उतना ही नुकसान किया है जितना कि कांग्रेस का किया है। बहुत ज्यादा नुकसान उसने दोनों पार्टियों में से किसी का वो कर नहीं पाई है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की रणनीति में चूक का स्तर ये है कि ईशुदान गढ़वी की जो खंभालिया सीट की बात हो रही है, मेरा व्यक्तिगत तौर से ये मानना है और मैं अपने डेटा के आधार पर यह दावे से कह सकता हूं कि ईशुदान गढ़वी की संभवतः जमानत जब्त होगी। मतलब वो 16% वोट अपनी सीट पे नहीं पा पाएंगे। उनकी तुलना में अल्पेश कथेरिया और जो ये गोपाल इटालिया हैं ये बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनको मैं जीते में नहीं मान रहा हूं। हाँ, ये अपनी सीट पे फर्स्ट और सेकंड के लिए जो है वो फाइट करेंगे। रिजल्ट क्या होगा फाइनली ये कहना थोड़ा सा कठिन है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उनके प्रोफाइल को 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि वो 2 तरीके से वोट को कट कर रहे हैं। पहला कि उनकी स्थानीयता क्या है, कि वो अपनी विधानसभा के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, उनका जो सोशल क्लास है वो कैसा है। दूसरी चीज मतलब कि उनके जातिगत क्या कहते हैं संपर्क कैसे हैं ये, और वो किस पार्ट से आते हैं। अब इसमें होगा ये कि अगर आम आदमी पार्टी किसी सीट पर बीजेपी की स्थानीयता और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की स्थानीयता एक ही है तो उस सीट पे बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर ऐसा कांग्रेस के लिए है तो कांग्रेस का नुकसान होगा। इसी तरीके से अगर आम आदमी पार्टी के जाति का कैंडिडेट वही है जो बीजेपी का है तो वो नुकसान बीजेपी को होगा, और अगर ऐसा वो कांग्रेस का है तो वो कांग्रेस। देवेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग कुछ ओवर सिंप्लीफाई करके एनालिसिस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी केवल बीजेपी केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, तो ये ठीक नहीं है। सीट बाय सीट जाके जिले बाय जिले जाके देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी वेव यहां, मतलब वेव तो है ही नहीं है, ये तो आप बिल्कुल भूल जाइए। ठीक, उनका जो महत्व है इस इलेक्शन में, वो इस बात को लेके वो खुश हो सकते हैं कि वो 6 से 7% वोट जो है वो इस स्टेट में पाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बड़ा वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी, कांग्रेस की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि कांग्रेस ने ये इलेक्शन बहुत साइलेंटली लड़ा है। बीजेपी की तुलना में उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो बहुत शानदार रहा है। और दूसरी चीज है कि गुजरात शायद उन गिने चुने स्टेट्स में होगा जहां पे उसके जो सिटिंग एमएलएज हैं जो 77 की संख्या में लास्ट टाइम थे, उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो फिर से अपनी सीट को जीतने में कामयाब होंगे। ठीक, फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है, जब फाइनल आंकड़ा आ जाएगा तो फिर उसको उस तरीके से भी डिस्कस। अभी थोड़ी देर में हम फाइनल आंकड़ा रखने जा रहे हैं दर्शकों के सामने। अभी तक सौराष्ट्र, कच्छ, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात की बात हमने आपके सामने की है। मध्य गुजरात जहां 61 सीटें हैं उसका एग्जिट पोल अभी आपके सामने बस थोड़ी देर में हम रखने जा रहे हैं, तो गुजरात की सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी, कौन कितना आगे ये आपके सामने आ जाएगा। अभी लेकिन फिलहाल मध्य गुजरात पूरे के बजाय हम आपके सामने वो सीटें रखने जा रहे हैं जो बीजेपी का बहुत बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। हम अहमदाबाद की 21 सीटों का एग्जिट पोल आपको अब दिखाते हैं। पहले ये मध्य गुजरात में ही आती है सीटें, 21 सीटें। तो यहां वोट शेयर में आप देखें तो अहमदाबाद रीजन में 52% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी से 10% ज्यादा। 42% कांग्रेस पार्टी को अहमदाबाद रीजन में वोट मिल सकता है इन 21 सीटों पर। आम आदमी पार्टी को मात्र 3% और अन्य को भी 3% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी याददाश्त के लिए केवल वही इलाका अहमदाबाद जहां पर अभी कुछ रोज पहले प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही जबरदस्त रोड शो किया था। सही मायनों में ऐतिहासिक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है उस रोड शो के लिए। 50 किलोमीटर लंबा रोड शो था, अहमदाबाद की तमाम विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा था और 52% वोट वहां पर हासिल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और 42% वोट मिल सकता है कांग्रेस को, 3% वोट आम आदमी पार्टी को और 3% वोट ही अन्य को जा सकता है। तो इन 21 सीटों में आपको बीजेपी क्लियर फेवरेट जो है वो नजर आएगी। वोट शेयर में आप देखिए बहुत अंतर है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर, और पिछली बार 21 में से 16 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट होता है, प्राची आप बताएं।
बिल्कुल, देखिए वोट शेयर में तो बीजेपी आगे है, लेकिन सीटों में भी बीजेपी आगे है। 14 से 16 सीटें 21 में से बीजेपी हासिल करेगी। कांग्रेस 5 से 7 सीटें। आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाएगी अहमदाबाद में, और अन्य के लिए भी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन इस मुकाबले में बीजेपी बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ती हुई सबसे बड़ी पार्टी बनेगी अहमदाबाद में, क्योंकि 14 से 16 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। याद करिए 2017 का चुनाव, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 15 सीटें जीती थी, और ये वो इलाका है अहमदाबाद जिसने 2017 में मुश्किल में फंसी बीजेपी को निकाला था, 15 सीटें दी थी। और इस बार भी अहमदाबाद में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक एक सीट के बारे में आपको बता रहे हैं। और कुल 39 सीटों का सर्वे आना जो है वो अब बाकी रह गया है। अहमदाबाद की सीटें हमने 21 आपके सामने रखी। 39 सीटों के खुलते ही पूरे गुजरात की विधानसभा की तस्वीर क्या हो सकती है, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, वो आपके सामने होगा। निर्णय के पास चलते हैं। निर्णय जिस अहमदाबाद में है वहां का सर्वे हमने भी आपको दिखाया। निर्णय लगभग रिपीट परफॉर्मेंस लग रही है अहमदाबाद में। 14 से 16 सीटें एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी जीत सकती है। सौरभ, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें और थोड़ा 1-2 सीटें आपको जोड़नी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न आज देखा है मैंने अहमदाबाद में, मुझे लग रहा है कि अहमदाबाद में जो 21 में से 15 सीटें थी बीजेपी की, उसमें कम से कम 2 से 3 और सीट बढ़ेंगी। क्योंकि अगर हम शहर की बात करें, अहमदाबाद शहर में 16 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 4 सीटें बीजेपी हार गई थी। ये 4 सीटें थी बापूनगर, दानी लीवड़ा, जमालपुर और दरियापुर। मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं तो इस बार जिस प्रकार का रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, उस हिसाब से बापूनगर सीट मुझे डेफिनेटली बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां का जो समीकरण था उसके हिसाब से पिछली बार जो बीजेपी के वोट में सेंध लगी थी वो उसे वापस मिलते हुए दिख रहे थे। और इसके अलावा जमालपुर खाड़िया की जो सीट है वहां पे हालांकि कांग्रेस ने बहुत कोशिश की है कि वोट कंसोलिडेटेड रहें मुस्लिमों के, लेकिन जिस प्रकार का वोटिंग पैटर्न हमने देखा, एक तो उन इलाकों में थोड़े वोटिंग भी कम हुई है, और दूसरा कि 3 पार्टियां थी मुस्लिम वोट की दावेदार, और ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है, उस हिसाब से वोट बटा है। वोट कितना बटा है ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला, लेकिन अगर वोट बटा है और हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन वैसा का वैसा रहा है, तो मुझे लगता है कि जमालपुर खाड़िया एक बार फिर बीजेपी जीत जाएगी। 2012 में इसी वजह से बीजेपी जीती थी, और अगर आपको पता हो तो प्रचार में बार बार ये मुद्दा जो है इसको उठाया भी जा रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रूरल अहमदाबाद में पिछली बार बीजेपी 2 सीटें हारी थी, विरमगाम की और धंधुका की। इस बार और आपको पता है विरमगाम से हार्दिक पटेल लड़ रहे हैं। जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उस सीट के बारे में, ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पटेल उस सीट को काफी टफ चल रही है वो सीट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पटेल उस सीट पे कंफर्टेबली शायद जीत पाएंगे 4-5 हजार के मार्जिन से। ऐसा अब रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हमने जानकारी हासिल की है उस हिसाब से। और धंधुका की सीट जो है वो इस बार फिर से फंसी हुई है, तो मुझे लग रहा है कुल मिलाकर के 21 में से 17-18 सीटें बीजेपी इस बार जीत सकती है। सर, तो आपका एनालिसिस है कि एग्जिट पोल जो सीटें अहमदाबाद की 21 दिखा रहा है, 21 सीटों में से बीजेपी को 14 से 16 वो और बढ़ सकती हैं, और आप आम आदमी पार्टी और अन्य को 0-0, क्योंकि ये एक रेंज में हमने आपको सीटें दी। पिछली बार भी जो है आम आदमी पार्टी और अन्य को इन 21 में कोई जगह नहीं मिली थी, इसलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। और बीजेपी 14 से 16 और कांग्रेस पार्टी 5 से 7 सीटें जो है वो जीत सकती है इस बार अहमदाबाद के इलाके में। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। निर्णय कह रहे हैं उसमें 2-3 सीटें और ऐड ऑन की जानी चाहिए। देवेंद्र, आप मानते हैं यहाँ और बेटर करेगी बीजेपी? जी हाँ, निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी के वहाँ होने से या आम आदमी पार्टी के होने से कुछ सीटों पे बीजेपी को इस रीजन में जो फायदा होगा वो अहमदाबाद में निश्चित तौर पे होता नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ सौरभ की ओवैसी अपने कैंडिडेट को कितना वोट दिलवाते हैं उससे ज़्यादा असर डालते हैं वो इस बात पर कि जिस तरह की बात वो करते हैं उससे फिर दूसरे पक्ष का जो वोट है उसमें जिस प्रकार के कंसोलिडेशन की उम्मीद की जाती है, खासतौर पर अहमदाबाद की जो 4 सीटें हैं उसमें बीजेपी कम से कम 2 सीटों पे करती नजर आ रही थी। और जिसका नतीजा था कि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब गृहमंत्री अमित शाह ने
2002 के दंगों का जिक्र किया तो वो यूं ही नहीं किया था, उसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह थी और उनको मैसेज देना था वैसे युवा वोटर्स को जो कि उन सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। और उस लिहाज से पार्टी ने उसको काफ़ी नीचे तक, ग्राउंड तक पहुंचाया था। और जब भी ट्रायंगुलर फाइट होती है, अगर उसमें खासतौर पे जो अल्पसंख्यक डोमिनेटेड सीट है वहां पे अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है तो उसका बीजेपी फायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है। 2 सीटों पे ऐसा होता नजर आ रहा है। अहमदाबाद की 21 सीटें जोड़ने के बाद आपके केवल 39 सीटों का जिक्र होना बाकी है। गुजरात की अधिकांश सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और इन 39 सीटों के जुड़ते ये पूरी 182 हो जाएंगी। 143 में से 87 से 92 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में हाफ वे मार्क को छूने के बराबर, अगर ये उस रेंज में बीजेपी अगर मैक्सिमम की ओर जाती है तो हमें जीतती हुई दिखाई देती है। और मध्य गुजरात की जो बाकी बची सीटें हैं उनका सर्वे भी आपके सामने अब रख रहे हैं हम। यहां पर 52% वोट बीजेपी को मिल सकता है, कांग्रेस को 42%, आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य को भी 3%। तो वोट शेयर से काफी कुछ जो है आपके सामने क्लियर हो गया होगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव जो है काफी हद तक आसान नजर आ रहा है। इन बाकी बची सीटों में मध्य गुजरात की भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिखाती है वोट शेयर में। 42% पर कांग्रेस पार्टी है, 3% आम आदमी पार्टी जो है वो जीत सकती है मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में से। 3% वोट जो है वो अन्य को जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब पूरी 182 सीटों का सर्वे आपके सामने है और वोट शेयर में आप देख रहे हैं बीजेपी लगातार हर रीजन में बढ़त बनाए हुए आपको दिखाई दे रही है। इन 40 सीटों का जो वोट शेयर दिखाया, इस सीटों में कैसे परिवर्तित हो सकती है वो भी एक बार आपको अब दिखा देते हैं और फिर 182 सीटों की पूरे सर्वे की तस्वीर होगी आपके सामने। 40 में से 26 से 30 सीटें बीजेपी जीत सकती है मध्य गुजरात के बाकी जिलों में। अहमदाबाद के अलावा कांग्रेस 6 से 10, आम आदमी पार्टी इन 40 में से 0 से 2 सीटें यानी मैक्सिमम 2 सीटें जीत सकती है और अन्य को 2 से 4 सीटें मध्य गुजरात की इन 40 सीटों में मिल सकती हैं। ये वो 40 सीटें हैं जो अहमदाबाद के अलावा बाकी और जिलों में आती हैं। तो इसके साथ ही आपके सामने अब पूरा एग्जिट पोल आ चुका है। गुजरात की फाइनल पिक्चर आपके सामने अब आ रही है। 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली अपनी सरकार बनती हुई दिखाई देती है। 26 से 30 सीटें, आखिरी बची 40 सीटों में मध्य गुजरात की कांग्रेस 6 से 10, आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 2 सीटें और अन्य 3 सीट तक यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके सामने पूरी पिक्चर। गुजरात की 182 सीटें, भाजपा 112 से 121, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार। 51 से 61 कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 पर थी और अन्य 1 से 7 सीटें, अन्य 1 से 3 सीटें जीत सकती है। तो आप देखें इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी 2017 की 99 की सीटों में कम से कम 13 सीटें जोड़ती हुई दिखाई दे रही है और अगर ये मैक्सिमम की ओर जाता है तो 23 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी 2017 की तुलना में ज्यादा जीत सकती है। 112 से 121 सीटें गुजरात की 182 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही, यानी इस चुनाव में कोई बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 27 साल बीजेपी सरकार के बाद हमारा एग्जिट पोल का अनुमान है अगले 5 वर्षों के लिए और गुजरात की जनता बीजेपी को मैंडेट दे सकती है और 112 से 121 सीटें 182 में से जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। यानी गुजरात में 27 साल के बाद फिर बन सकती है बीजेपी सरकार। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और 112 से 121 सीटें तक जीत सकती है। यह है इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल की सबसे बड़ी खबर कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर क्लियर मेजॉरिटी की सरकार गुजरात में बन सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है। यानी 27 सालों से जो जनता के साथ उनका रिश्ता बना हुआ है वो 27 साल बाद भी कायम रहेगा। जो एग्जिट पोल बता रहा है वो ये कि 2017 से ज्यादा सीटें आएंगी, 112 से 121 सीटें बीजेपी जीत सकती है। यानी बड़ा उछाल है अगर 2017 से आप कंपेयर करेंगे तो, और एक भारी बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।
है और इसका सीधा मतलब यह है कि 27 सालों की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि जो सीटें फिलहाल एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं उसके मुताबिक 112 से 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। कुल 182 सीटों का अब यह फाइनल आंकड़ा सामने आ चुका है और इस फाइनल आंकड़े में सबसे बड़ी खबर यह है कि 182 में से 112, 121 सीटें बीजेपी जीत सकती है। 51 से 61 सीटों पर कांग्रेस सिमट सकती है। 2017 में 77 तक गई थी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी 4 से 7 सीटें जीत सकती है। अन्य की बात करें तो उसके खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी फिलहाल ये जो फाइनल आंकड़ा है वो बताने के लिए काफी है कि 27 साल का जो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का वो एक बार फिर से कायम होगा गुजरात में। और गुजरात में बीजेपी के सर पर ही जीत का सेहरा जनता बांटने जा रही है। इस चुनाव को लेकर लगातार यही कहा जा रहा था कि कोई बड़ा मुद्दा इस चुनाव में नहीं था, लेकिन कांग्रेस भी साइलेंटली चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल बता रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी की तमाम स्ट्रेटेजी, चाहे उसमें आप सिटिंग विधायकों का टिकट काटना ही क्यों ना कह दें, वो स्ट्रेटेजी काम आई है। 112 से 121 सीटें बीजेपी जीत सकती है। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर पीछे छूट गई है। 51 से 61 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और जो वोट शेयर है उसमें भी भारी इजाफा हो रहा है। 49% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, 40% कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 9%, अन्य के खाते में 2% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर यही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं 27 सालों की और एक बार फिर से जनता बीजेपी के कामों पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र, अगर इस फाइनल आंकड़े को समझें, इस फाइनल तस्वीर को समझें, तो जो बात बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक रिश्ता, एक कनेक्शन बना लिया है उन्होंने जनता से, और यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी तोड़ नहीं पा रहा है विपक्ष। और बिल्कुल प्राची, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आंकड़े दिख रहे हैं बहुत हद तक व्यवहारिक हैं। ग्राउंड पे वैसा ही फील हो रहा था कि 120 के आसपास बीजेपी कहीं जाएगी, इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना भी नजर नहीं आ रही थी। और दूसरी चीज कि अगर इस पूरे चुनाव को आप देखें तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में भले ही थोड़ा कम दबाव था, लेकिन चुनौतियां कई थी और पार्टी को भी बखूबी इस बात का एहसास था, जिसके चलते आपने देखा कि इतना बड़ा कदम उठाया गया कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, मुख्यमंत्री सहित इतने सारे टिकट काटे गए। पूरे सौराष्ट्र रीजन में नए चेहरों को मौका दिया गया। सूरत में क्योंकि पार्टी वहाँ पर जीती थी, पुराने चेहरों को रिपीट किया गया। तो ये सारी कवायद की गई और पिछले 1 से 1.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक छोटी से छोटी बारीकी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी गुजरात में, उस पर बारीकी से नजर रख रहे थे। और सूरत में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को लोकल बॉडीज में सफलता हासिल हुई थी 27 सीटें जीत के, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन था। और दूसरा अलार्मिंग सिचुएशन तब था जब बाई इलेक्शन में ऐसा हुआ कि 6 में से 3 सीटें बीजेपी, 3 सीटें कांग्रेस, और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे वहां के मशीनरी को अपने हाथों में लिया था। उन्होंने जो कमांड देना शुरू किया, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल उसके हिसाब से काम करते गए और जिसका ये नतीजा रहा कि 27 साल के बाद एक बार कोई पार्टी अगर फिर से वहाँ पे इस प्रकार की प्रचंड बहुमत ला रही है तो अंदाजा लगेगी कितना ज़मीन तक वो घुसी हुई है। आम आदमी पार्टी कुछ रीजन में ज़रूर चुनौती दे रही थी, और वो इस लिहाज से कि पहले के जो वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट्स हुई है उसको थोड़ा इससे अलग रूप में समझना होगा। पहले की जो भी ट्रायंगुलर फाइट थी वो कांग्रेस या बीजेपी के जो असंतुष्ट थे उन लोगों की पार्टी थी, और उस हिसाब से उनके साथ जनाधार जुटने की संभावना बेहद कम थी। आम आदमी पार्टी एक ग्लैमर लेके गई थी कि हम दिल्ली में जीतते हैं, दिल्ली में हमारी सरकार है, हम बार बार जीत रहे हैं, हमने पंजाब जीता, हम ये मॉडल देते हैं, हमारे मॉडल की विश्व में चर्चा होती है। ऐसे में फ्लोटिंग वोटर्स को खासतौर पर खींचना बहुत आसान काम था, और उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। भले ही आप बयानों में ना सुने, लेकिन ग्राउंड पे पार्टी ने बहुत मशक्कत की थी कि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में ना पहुंच पाए, न सीट में न वोट परसेंटेज में। और ये केवल क्लियर मेजॉरिटी की सरकार की ओर बीजेपी बढ़ती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। 27 साल गुजरात पर शासन करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अपना जो ऑल टाइम हाईएस्ट फिगर 127 सीटों का उससे थोड़ा कम 121 पर आकर ठहरती दिखाई देती है मनोज जी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये पार्टी के लिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी देवेंद्र जी से भी बोल रहे थे, प्राची भी बता रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने वोट को बचाने की ही नहीं कोशिश करती, वो जोड़ने की भी कोशिश करती है। उनके वोटर जो थे महिलाएं थी ही, यंगेस्ट वोटर जो थे ही, शहरी वोटर थे ही, उनके साथ उन्होंने
एसटी और एसी जो वोटर है उनको भी उन्होंने जोड़ा है और ये पूरे सीरियसली उस पर काम करते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति का चुनाव करें या उसको चाहे जिस तरह से राजनीति लाभ लेने की बात करें, भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से अपने वोटरों को अपने पास तो रखती ही है, नए वोटर को कैसे जोड़ना है इस पे भी काम करती है। जिस तरीके से आपने अहमदाबाद का दिखाया, अहमदाबाद में 15 सीटें इन्होंने जीता था 21 में से, और भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा था कि क्या इस बार यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस उसी तरीके का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यही कारण था कि प्रधानमंत्री ने वहां पर 45 किलोमीटर तक लंबी अपनी पदयात्रा उन्होंने माने रोड शो किया था और ऐसा उन्होंने टारगेट किया था, उन एरिया को किया था जो पिछली बार चुनाव में वहां से उनको कम वोट मिले थे। तो ये कितने अंदर से जाकर अपनी राजनीति लाभ को कैसे भंजाना है और अपने वोटरों को कैसे खींच कर लाना है, इसका इन्होंने पूरा ध्यान रखता है और यही कारण है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव को सिर्फ आप लोग पाटीदारी को मत देखिए, सूरत का वो बेल्ट था जहां जीएसटी से लोग ज्यादा प्रभावित थे, पूरे कहा जाता था कि गुजरात में नोटबंदी से लेकर ज्यादा परेशानी थी, इन सारे चीजों को और बीजेपी ने हैंडल किया और खुद जाकर अमित शाह ने सूरत में बैठकर जितने भी व्यापारी थे, कपड़ा व्यापारी थे और जितने भी व्यापारी थे उनके साथ उन्होंने डायरेक्ट संवाद किया और सारे लोगों के साथ किया। और यही काम प्रधानमंत्री ने इस बार आकर अहमदाबाद में किया है। ये रोड शो ही नहीं था, उनके साथ संवाद भी करना था, उनको समझना भी था, अपने वोटर को कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि आप कोई भारत में इस वक्त किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी जद्दोजहद के साथ जाती है, कितनी भूख के साथ जाती है, लड़ाई लड़ती है, और बाकी दल जो हैं वो कितनी कश्मकश करते हैं चुनावों के लिए। हमारे साथ निर्णय कपूर हमारे गुजरात ब्यूरो चीफ वो भी जुड़े हुए हैं। निर्णय, आपने तो खुद भी गुजरात की तमाम सीटों पर जाकर के रिपोर्ट किया, आपने वहां लोगों से बात की है। अब जो एग्जिट पोल का असेसमेंट है 112 से 121 सीटें, तो ये बताइए पहले तो कि आपको भी फाइनल फिगर जो है आपके हिसाब से इसके आसपास ही आता हुआ लगता है, और क्या ये बीजेपी के अपनी इंटरनल असेसमेंट के भी करीब है? देखिए, बीजेपी के इंटरनल असेसमेंट की जहां तक बात है उससे तो बहुत कम है ये, क्योंकि जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हो रही है वो तो अभी भी 150 से ऊपर का दावा कर रहे हैं। लेकिन जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं समझ पाया हूं इतना घूमने के बाद और जो भी स्थानीय इश्यूज हैं उनको रीड करने के बाद, मुझे लग रहा है कि ये वोटिंग 150 वाली तो नहीं हुई है। और मेरा जो खुद का असेसमेंट था वो करीब 120 सीट का है, 120 प्लस माइनस 5 में लेके चल रहा था। तो जो हमारा एग्जिट पोल आ रहा है 112-21 का करीब करीब सेम है। और कांग्रेस का भी मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपना शुरू किया था घूमना गुजरात के अंदर, तब मुझे ये लग रहा था, इनफैक्ट जो फीडबैक हमें मिल रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सचमुच में 150 के ऊपर जा रही है। और क्योंकि गांधीनगर वाला कहीं सिनेरियो दोबारा रिपीट ना हो, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हुआ था पिछले साल स्थानीय चुनाव में, कि आम आदमी पार्टी ने इस तरह से कांग्रेस के वोट काट दिए कि बीजेपी जो है 44 में से 41 सीटें जीत गई। तो वो एक दिमाग में बैकड्रॉप में चल रही थी बात। लेकिन जब हम ग्राउंड पे घूमे और हमने खास तौर पे मध्य गुजरात के और आदिवासी इलाकों में जब घूमे, तब पता चला कि कांग्रेस को आप एकदम राइट ऑफ नहीं कर सकते। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है वो अभी भी उसके साथ इंटैक्ट है। हालांकि कांग्रेस की बहुत सारी नीतियां ऐसी रही हैं जो उसके लिए काफी घातक साबित हुई हैं, लेकिन फिर भी वोटर जो उसका है, ट्रेडिशनल वोटर, वो आज भी उसके साथ चिपका हुआ है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो जो यहाँ बैठ के आपके मन में एक परसेप्शन बन रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को नुकसान कर रही है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात के खास तौर पे ट्राइबल एरिया में अच्छे वोट ले रही है। करीब हमें लग रहा है कि उसका जो वोट शेयर है वो 12-14% के आसपास आएगा उन इलाकों में। लेकिन जो मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल गायब है। मतलब 3% की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे वो भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बड़ौदा जैसे इलाकों में, आनंद जैसे इलाके में, खेड़ा में आम आदमी पार्टी बिल्कुल नदारत थी। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है वो कुल मिलाकर के उसका जो वोट शेयर है वो 7-8% के आसपास ही आकर के अटकेगा, जो कि हमारी धारणा के बिल्कुल विपरीत था जब हमने ये शुरू किया पूरा कैंपेन को स्टडी करना। और उसके अलावा हमने एक चीज देखी कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस को ज्यादा, बीजेपी को कम। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी को भी 5% से ज्यादा
वोट का नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है सौराष्ट्र में। तो और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार हमने देखा कि जो कैंडिडेट उसने खड़े किए हैं वो कास्ट इक्वेशन के आधार पे बीजेपी को कट करने के लिए, बीजेपी को मैच करने के लिए उसी आधार पे उन्होंने खड़े किया। और कई जगह पे हमने देखा है कि उसका असर होता हुआ दिख रहा है, खासतौर पे अमरेली, जूनागढ़ जैसे जो जिले हैं यहाँ पे हमने देखा उसका असर होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं पूरी पिक्चर को, जब एक लार्जर पिक्चर इसकी हम एक लार्जर तस्वीर जब बनाते हैं तो हमें दिख रहा है कि बीजेपी करीब करीब उसी जगह पे आके रुकती है, उसी फिगर पे आके रुकती है जो हम अपने सर्वे में बता रहे हैं। 2-4 सीट इधर उधर हो सकती हैं। नहीं, ये बीजेपी के लिए तो ये एग्जिट पोल जो नतीजे लाया है, अगर ये 8 तारीख को दिखाई देते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 27 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटे और वो भी पिछली बार से इतनी सीटें बढ़कर के लौटे, तो ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत फख्र की बात होगी, बीजेपी के लिए। लेकिन ये जो नतीजे हैं ये हमें कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बता रहा है गुजरात में, इस पर ही बात करनी चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे बीच में दोबारा। हर्ष जी स्वागत है आपको, रोहन भी है हमारे साथ। हर्ष जी, पहले आपसे पूछना चाहते हैं, आपने हमेशा ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा डेडिकेटेड काम करने वाला वर्कर गुजरात के अंदर मौजूद है। 27 साल के बाद अगर बीजेपी इस बहुमत के साथ आती है दोबारा, अगर 8 तारीख को दिखाई दिया कांग्रेस पार्टी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से 20 सीट नीचे गिर रही है पिछली बार की, तो क्या पता लगा? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम अब तो थोड़ा बैठ जाना चाहिए, कुछ रणनीति बनाने के लिए, कुछ विचार करने के लिए। कांग्रेस का देश में सबसे स्ट्रांग कैडर गुजरात में है, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। आप सोचिए कि जिस पार्टी का नेता कह रहा है कि हम तो तपस्या करने निकल पड़े हैं, हमको चुनावी हार जीत से कोई वास्ता नहीं है, वो पार्टी अगर इस तरह से जीतती हुई दिख रही है, वो पार्टी अगर ये दिख रहा है कि अभी भी नंबर 2 की सीट पर बरकरार है, इसका मतलब कि उसका वर्कर, उसका कैडर वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन यहां एक बात समझने की, आप कितने दिनों तक आपके नेता, आप जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, वो दौड़ ही नहीं रहा है। आप तेज रफ्तार में दौड़े, आप सोचिए थोड़ा धक्का लगा देते हैं, आगे वो चलने को तैयार नहीं। तो वो कांग्रेस का नेतृत्व तो ऐसा पत्थर हो गया है, ऐसी बाधा हो गया है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन मैं कहता हूं कि भारत की राजनीति, लोकतंत्र इतना खूबसूरत है ना कि कोई इतना जड़ हो जाएगा तो कोई दूसरा उसको ढकेलेगा। और गुजरात के चुनाव नतीजे एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, 2 चीजें उसमें छिपी हुई हैं। पहला, निगेटिव पॉलिटिक्स, निगेटिव कमेंट करने वालों को जनता स्वीकार नहीं करती, भरोसा नहीं बनता है। और अगर निगेटिव वाला हो गया तो नकारे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती। आप बैठे रहेंगे, सोचेंगे सत्ता पलट जाएगी, कोई 20 साल 25 साल सत्ता में वो पलट जाएगा। जनता ऐसे नहीं देखती, जनता देखती है जो नेता काम कर रहा है, जो नेता कह रहा है कि अरे ठीक है भाई हम थोड़ा कमजोर है, चलो ताकत लगा लेते हैं। कांग्रेस इनमें से कोई काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी दूसरे वाले पॉइंट पे काम करती हुई दिख रही, उसका नतीजा दिख। ये बात आपकी कुछ हद तक ठीक है। आप कांग्रेस के नेताओं से गुजरात में बात की तो यही कहते हैं कि चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता अपने आप अपदस्थ करेगी इनको, 27 साल का कुशासन का इस बार अंत होगा। बहरहाल हमारे साथ हार्दिक पटेल, वो भी थोड़ी देर में अब दोबारा हमें ज्वाइन करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनफैक्ट हार्दिक पटेल। हार्दिक, एक बार फिर आपका स्वागत है। एग्जिट पोल ये कह रहा है हमारा कि आपकी पार्टी बीजेपी 111 से 121 सीटें तक जीत सकती है, यानी पिछली बार से 20-21 सीटें ज्यादा आपको मिल सकती हैं। क्या कहेंगे आप? किसी भी मायने में अगर ये नतीजों में आता है तो करिश्मा ही होगा। आपका एग्जिट पोल होगा ठीक ही, सरकार हमारी ही बन रही है, लेकिन इस एग्जिट पोल में सीटें बढ़ेगी, 150 के आसपास सीटें पहुंचेगी। और गुजरात की जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ आज तक रहा है, वो विश्वास बढ़ा है, क्योंकि गुजरात में पिछले 15 सालों से एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। गुजरात का सड़कों के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाने की बात हो, सभी मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है। इसी कारण इस प्रूव जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई जी के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमें और ज़्यादा भरोसा चाहिए था, वो मिल रहा है। मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि कांग्रेस ने लगातार गुजरात की अस्मिता और गौरव को आहत पहुंचाने का काम किया, और इसी कारण गुजरात की जनता को लगता है कि कांग्रेस और अन्य पार्टी विपक्ष की भूमिका भी ठीक से अदा नहीं कर रही, तो निश्चित रूप से सत्ता को और ज़्यादा मजबूती देनी चाहिए। आपने कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस पार्टी का फिगर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक तो 50-60 के बीच में रहने का अनुमान है। आप प्रचार में खूब घूमे हैं, कांग्रेस पार्टी में ऐसी क्या खामी आपको दिखाई दे रही है कि इस बार पिछली बार की तुलना में भी 25-30 सीट कम हो रही है? विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में ठीक से काम नहीं किया। लोग निश्चित रूप से ये समझते हैं
कि कांग्रेस अगर विपक्ष की भूमिका में भी काम करना नहीं चाहती तो सत्ता को और ज़्यादा मजबूत करके काम किया जाए। कांग्रेस ने गुजरात में हिंदुत्व की भावनाओं के साथ या धार्मिक भावनाओं के साथ लोगों की निष्ठा को, लोगों के भावनात्मक मुद्दों को आहत करने का काम आज से नहीं, पिछले 15-20 सालों से लगातार कांग्रेस कर रही है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 धारा हटाने की बात हो। उसी कारण गुजरात के लोगों ने इस बार ये भी तय किया था कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस को और ज़्यादा कमज़ोर करना है, और इसी कारण मैं कह रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेगी। अच्छा देखिए, इस बार इस तीसरी पार्टी की बहुत चर्चा थी, आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल तो लिख कर दे रहे थे कि बहुमत हमारा आ रहा है, हमारी सरकार बन रही है, कहा था बस 10 दिन रह गए, सब कुछ बदलने वाला है, तैयार हो जाइए। 1 से 7 सीटें मैक्सिमम उनको मिल सकती हैं हमारे पोल के मुताबिक। तो अरविंद केजरीवाल के अनुमान के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, खाता भी खुले तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उन लोगों के साथ, क्योंकि लोकतंत्र में तो हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कहा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, और गुजरात के लोग हर दिन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। अगर जो पार्टी भगवान मानना ही इनकार कर देगी हमारे इष्ट देवों को, तो गुजरात की जनता उनको एक वोट भी क्यों देगी। हार्दिक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हार्दिक पटेल, आप जाहिर है इस एग्जिट पोल से संतुष्ट हैं, खुश हैं। अब आपके सामने अभी तक हमने इंडिया टीवी मेट्राइज का पोल रखा, अब पोल ऑफ पोल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। यानी आज जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं सभी का डेटा, सभी का आंकड़ा आपके सामने होगा, और ये बड़ी तस्वीर होगी कि सभी ओपिनियन पोल क्या बता रहे हैं। तो आप देखिए, इंडिया टीवी मेट्राइज बीजेपी 112 से 121, कांग्रेस 51 से 61, आप 4 से 7। अगर आप एक्सिस का एग्जिट पोल देखते हैं तो वो 129 से 151 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 16 से 30 मात्र, और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा एक्सिस के एग्जिट पोल का दावा है। ईटीजी ये बताता है बीजेपी को 139 सीटें, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 30 सीट, आम आदमी पार्टी को 11 सीट और अन्य को 2 सीट मिल सकती हैं। सी वोटर का अनुमान है कि कम से कम 128 और अधिकतम 140 सीट बीजेपी जीत सकती है। 31 से 43 सीटें तक कांग्रेस पार्टी को आएंगी और 3 से 11 सीटें आम आदमी पार्टी को, 2 से 6 अन्य को। और टुडेज चाणक्य 150 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजय की बात कह रहा है। 19 सीट पर केवल कांग्रेस पार्टी सिमट जाएगी, ऐसा टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल का कहना है। आम आदमी पार्टी को 11 सीटें और अन्य को 2 सीटें। और अगर आप इस सबका एक एवरेज कर ले तो जो आंकड़ा सामने आता है वो है 135 भारतीय जनता पार्टी, 33 कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी 10 और अन्य 4। तो ये पोल ऑफ पोल्स के नतीजे जो हैं वो आपके सामने थे। यानी जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, हर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी की, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। इसमें इंडिया टीवी मेट्राइज, एक्सिस माई इंडिया, ईटीजी, सी वोटर, टुडेज चाणक्य, ये सारे एग्जिट पोल शामिल हैं। और इसमें आप देखें तो इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे में तो फिर भी 51-60 सीटें दिखाई दे रही हैं कांग्रेस पार्टी की। बाकी के एग्जिट पोल में तो 19 सीट से लेकर 43 सीट अधिकतम ये कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दी है। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, फिगर एक एक्सिस बाय इंडिया के एग्जिट पोल को छोड़ते हुए जहां अधिकतम 21 सीट तक प्रोजेक्ट की जा रही है, बाकी का फिगर वो 3 से लेकर के 11 सीटों के आसपास ही जा रहा है, जो कि हमारे सर्वे के भी कुछ करीब है। तो इस एग्जिट पोल में जो सारे एग्जिट पोल्स का नतीजा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने में परेशानी पेश नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी। इनफैक्ट इनके मुताबिक, इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक अगर कोई चिंता की बात है या बहुत गहन मंथन करने की जरूरत किसी को है तो वो कांग्रेस पार्टी को करना होगा। 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बावजूद अगर कोई एग्जिट पोल कहता है कि उसको 19 सीटें मिल सकती हैं, मात्र कोई कहता है 30 सीटें, और हमारे सर्वे में 50 से 60 सीटों के करीब कांग्रेस पार्टी ठहरती दिखाई देती है, तो जरूर पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वहां पर एक मजबूत बेस होने के बावजूद, एक डेडिकेटेड वोट होने के बावजूद, काडर होने के बावजूद, मुद्दे होने के बावजूद, जो गिनाती रही कांग्रेस पार्टी खुद, 27 साल अगर कोई पार्टी शासन में है तो मुद्दे खुद ब खुद होते ही हैं, लेकिन उस सबको वोट में तब्दील न कर पाना, यह कांग्रेस पार्टी को किस रोशनी में दिखाता है आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लगातार तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय रूपाणी जी बने हुए हैं, पूर्व सीएम हैं गुजरात के, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। रूपाणी जी, अभी तक बीजेपी को 2002 में सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली थी। हमारा जो एग्जिट पोल है बता रहा है कि 112 से 121 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। आपका आंकलन क्या कहता है? देखते हैं
क्योंकि अभी मतदान खत्म हुआ है, अभी पूरा सर्वे हम भी कर रहे हैं, पार्टी भी कर रही है, देखते हैं। लेकिन लास्ट टाइम 17 में जो हमारी सीटें थी, इससे तो ज्यादा सीटें आएगी। ठीक है, ज्यादा सीटें आने का आप दावा कर रहे हैं। गुजरात में आपकी मेन राइवल पार्टी कांग्रेस की सीटें घट रही हैं। कांग्रेस की सीटें हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 51 से 61 आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का ये जो सीटें वो लेकर आ रही है, क्या वजह है इसके पीछे, इतनी पीछे क्यों खिसक जा रही है? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सीटें कम आएगी, क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल में तितर बितर हो गई है गुजरात में। और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है, उससे भी कांग्रेस के लोग निराश है। न नेता है, न नीति है, नीयत भी अच्छी नहीं है, और कांग्रेस डूबती नैया बन गई है। इसलिए कांग्रेस छोड़कर सभी लोग निकल रहे हैं। 2017 में कांग्रेस चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ती थी, और इस बार हम देख रहे थे कि कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। वो सरकार बनाने के लिए वो मूड में नहीं थी, सिर्फ अपना अस्तित्व दिखाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। और पिछले 5 साल में कांग्रेस के 17 सिटिंग एमएलए मैं बता रहा हूं, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया है। देखिए, ये तो बात रही कांग्रेस की, लेकिन जो एक तीसरा प्लेयर जिसकी एंट्री हुई है इस बार गुजरात चुनाव में, आम आदमी पार्टी। बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। एग्जिट पोल में अगर हम बात करें आपकी, तो उसे 7 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का असेसमेंट क्या है? मुझे लगता है कि 6-7 सीटें ही मिलेगी उनको। सरकार बनाने की बात तो बहुत दूर है, और गुजरात की जनता बहुत समझदार है। कोई ऐसे भी सीधे सीधा भरोसा किसी पर कर दे, ऐसे हमारे गुजराती नहीं होते। रूपानी साहब, अहमदाबाद की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 2-2 रोड शो किए, जबरदस्त रोड शो थे, पब्लिक का बहुत रिस्पांस उसमें मिला था। एग्जिट पोल हमारा ये कह रहा है कि वहां 15 से 16 सीटें जो हैं वो इस बार निकाल सकते हैं। कुछ सीटें हमेशा से रही हैं अहमदाबाद में जो आपके लिए टफ रही हैं, क्या कहेंगे? अहमदाबाद में 16 सीट में से 12-13 सीट हम जीतते हैं, और इस बार भी जीतेंगे। आपके एग्जिट पोल में भी आया होगा। सवाल इतना है कि पूरा चुनाव का वायुमंडल और लोगों की अपेक्षा थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी आए, तो रोड शो कर दिया, तो एक साथ 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर हो जाती है, और मोदी जी ने वो कवर कर लिया था। नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव में आपकी जीत हो सकती है, ये अनुमान है एग्जिट पोल का। हमारा नहीं, सारे एग्जिट पोल ऐसा ही फिगर दिखा रहे हैं। तो क्या इसको सिर्फ और सिर्फ हम नरेंद्र मोदी फैक्टर का कमाल माने? जरूर, मोदी जी बहुत बड़ा नाम है। मोदी जी के कारण हम गुजरात में जनता को मोदी जी पर भरोसा बरकरार है, इसलिए लाभ ही है। दूसरा, मोदी जी ने जो विकास की राजनीति शुरू की है, वो राजनीति प्रस्थापित भी हो गई है, और विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात का सर्वांगी डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया है। इसलिए मैं मानता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूपानी साहब, लेकिन आपकी पार्टी की एक छवि ये भी बनती जा रही है कि चाहे मुख्यमंत्री बदलने जैसा बड़ा फैसला हो तो वो भी बिना किसी हिचक के ले लिया जाता है। अब भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ा गया है, कहीं कोई चुनाव के बाद तो सरप्राइज नहीं मिल जाएगा? पार्टी ने डिक्लेयर भी किया है, बार बार किया है कि भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और भूपेंद्र भाई ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसा पार्टी ने बार बार बताया है। इसलिए मेरा मानना है कि भूपेंद्र भाई रहेंगे, वो तो हमारे हाईकमान तय करेंगे। रूपानी साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ थे। उनका कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही बता रहे हैं, आंकलन सही है, दोबारा भाजपा की सरकार आएगी ही आएगी, और कांग्रेस पार्टी की सीटें और ज्यादा कम हो सकती हैं। तो आपके सामने इंडिया टीवी मेट्राइज का ओपिनियन पोल है। 112 से 121 सीटें जो हैं वो मिलने का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी को, यानी 27 साल के बाद अगले और 5 साल का एक मैंडेट वो मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। रोहन का एक कमेंट लेना चाहेंगे यहाँ पे। रोहन, सारे पोल्स में
बीजेपी की क्लियर सरकार बनती हुई इसका अनुमान दिखाया जा रहा है। ताज्जुब मुझे कांग्रेस पार्टी की टैली को देखकर हुआ कि किसी किसी एग्जिट पोल ने 19 सीट दी। आपको लगता है इतना भी नीचे जा सकती है पार्टी? देखिए सौरभ, जिस तरीके से मुझे याद है मैं हार्दिक पटेल से मुलाकात करने गया तो उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, भारत जोड़ों पे कम। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला में तो मकान बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे भी नहीं गए और गुजरात में भी नहीं रैलीज करने गए। एक बड़ी अचरज की बात लगती है कि जिस तरीके से गांधी परिवार गांधी से अपना सरनेम लेता है, ना तो पोरबंदर में ना राजकोट में आज तक ये परिवार कभी गया जहाँ से गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं, और उसके बावजूद भी इतने सालों से भी पार्टी को मजबूत करने के को छोड़ने के बाद पार्टी वहाँ पे कभी भी अपना नेतृत्व को संभाल भी नहीं पाई। चाहे वो अहमद पटेल हो, उनकी बिटिया हो या बाकी परिवार के लोग हों, उनसे भी मिलने नहीं गए अहमद पटेल की मौत के बाद में इस चुनाव में। तो मुझे बड़ा एक अफसोस भी लगता है पार्टी का जिस तरीके से नेतृत्व रहा राहुल गांधी के दौर पे, चाहे अब खड़गे साहब आ गए हो, लेकिन अहमद पटेल जिस तरीके से सोनिया गांधी के करीब रहे, कम से कम उनसे जाके या उनके परिवार से जाके तो मुलाकात करनी चाहिए चुनावी दौरे पे। तो वो भी जब नहीं रहा हो तो कहीं ना कहीं पार्टी इसी तरीके से ही, आपका जो आंकलन दिखा रहा है, इसी तरीके से ही आके निपट जाएगी। जी, और अब मनोज जी ने सर्वे किया। मनोज जी, ये जो पोल ऑफ पोल्स ये देख रहा हूँ मैं, और मुझे याद आ रही है अभी हमारे पैनल में एक मेहमान थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपने बड़ा कंजर्वेटिव सर्वे कर दिया है। उनका भी अनुमान था कि बीजेपी को इससे ज़्यादा मिल सकती है सीटें। देखिए, अनुमान होता है, चाहे मेरे अनुमान हो चाहे आपके अनुमान हो, ये अनुमान का सही आकलन तो 8 तारीख को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कुछ बड़पोलापन हो जाएगा मेरे लिए भी, चाहे जो भी करते हैं। एक अनुमान के साथ और एक बड़े डेटा के साथ हम लोग आपके पास आए हैं और एक विश्वास के साथ आए हैं कि आप 8 तारीख को देखिएगा, शायद नतीजे हमारे इर्द गिर्द ही रहेंगे। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, चाहे लोगों को उसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा सशंकित हैं कि भाई वहाँ कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ी, सीटें कैसे आ रही हैं। कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के लोग हैं, रूपानी जी ने भी कहा कि कांग्रेस तो बिखर चुकी है, यहाँ पे सब कुछ है। जो चुनाव लड़ा गया है इस बार, कांग्रेस के जो वोटर रहे हैं पुराने, जो ट्रेडिशनल बीजेपी के अगेंस्ट में पोल करते हैं, उनको अभी आम आदमी पार्टी के रूप में हो चाहे ओबीसी की पार्टी के रूप में हो, कोई ऐसा विकल्प नहीं मिला है कि वो इनसे बिखर कर कोई भी वोट करे। तो उनको लगा कि चलो इस बार फिर हम कांग्रेस के साथ ही जुड़कर वोट करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट में पोल करना था। दूसरी बात है कि जो पाटीदार आंदोलन थे, ऐसा नहीं है कि हार्दिक पटेल हट गए और पाटीदार आंदोलन समाप्त हो गया, आज के डेट में मुद्दे नहीं है तो सारे पाटीदार बीजेपी के साथ आ गए, ऐसे नहीं है। आज के डेट में भी पाटीदारों में काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में बोलते हैं, और ये दिखेगा वोट में भी। यही कारण है कि आज मेरे आंकड़े में आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस टिकी हुई है। अरे विजय, आप तो गुजरात से ही आते हैं, हमने मनोज जी के सर्वे में कई बार ये प्रश्न देखा है कि क्या आप सरकार के कामकाज से खुश हैं या नाखुश हैं। उसमें एक जवाब में आता है कि हम खुश नहीं हैं, लेकिन तब भी वोट हम भाजपा को करेंगे। ये गुजरात में एक वर्ग ऐसा पाया है हमने सर्वे के अंदर। तो क्या माने इसको, आप इसको प्रो इनकम्बेंसी बीजेपी की बताना चाहेंगे कि भाई इसके बावजूद उनकी सीटें बढ़ रही हैं, या कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है उस वोट के, उस व्यक्ति के पास जो चाहता है शायद परिवर्तन, लेकिन किसको दे वोट? अच्छा, एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि ये सर्वे के बाद ईवीएम को शायद कल से टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो तो है। बट आपके प्रश्न पे आता हूँ, तो दोनों जो पार्टी है मेन, आप और कांग्रेस, वो उसका आप बैकएंड देखेंगे, जो वो जिस एनजीओ से जुड़ी हुई है, मेका पाटकर हो, शबनम हाशमी हो, तो लोगों को, गुजरात के लोगों को पता है 15-20 साल सौराष्ट्र और कच्छ ने बिना पानी के अगर कुछ निकाला है, तो लोगों को वो जहन में है कि कौन थे जो गुजरात के विकास या जिन्होंने पानी को रोका था। तो वो चीज़ दिमाग में है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये मुद्दा है, बट फिर भी हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर बीजेपी ने काम किया है। सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, अहमदाबाद और सूरत तो पहले से ही काफ़ी विकास में थे, बट ये जो 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे आप देखेंगे सौराष्ट्र में काफ़ी वोट शेयर बढ़ भी रहा है जी। तो इसका कारण ये है। और दूसरा सुरक्षा मुद्दा भी है, तो लोग सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं वोट करते, जाहिर है कई सारे मुद्दे दिमाग में होते हैं। महंगाई पे वो मान लो कि बीजेपी के खिलाफ है, बट दूसरे जो मुद्दे हैं उस पे साथ है। ठीक, तो हमने आपके सामने एग्जिट पोल रखा और हमने सबसे पहले सौराष्ट्र की बात आपके सामने की थी, जहां पर 54 सीटें हैं। यह इलाका बीजेपी के लिए कभी गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2017 में पाटीदार आंदोलन के असर से यहां बहुत नुकसान बीजेपी को हुआ।
लेकिन इस बार कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। पाटीदार आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे उनमें से ज्यादातर बीजेपी के साथ आ गए हैं। यह बात बीजेपी के फेवर में साफ दिखाई देती है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक सौराष्ट्र की 54 में से 33 से 37 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं। यानी हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार सौराष्ट्र में 12 सीटों का फायदा बीजेपी को हो सकता है। वहीं पिछली बार बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने वाली कांग्रेस को सौराष्ट्र में इस बार तगड़ा झटका लगने का अंदेशा है। सौराष्ट्र में कांग्रेस को 54 में से मात्र 15 से 19 सीटें मिल सकती हैं, इसकी संभावना है। यानी यहां कांग्रेस को 14 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। सौराष्ट्र रीजन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई। हालांकि गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को सौराष्ट्र में 1 से 3 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सीटों की संख्या कम है, लेकिन जो भी सीटें मिल रही हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए सीधा फायदा है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को सौराष्ट्र में एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। सौराष्ट्र में 2 बातें खास हैं। पहला, पाटीदार आंदोलन का असर खत्म हो चुका है। इस आंदोलन ने पिछले इलेक्शन में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस बार बीजेपी ने पाटीदार आंदोलन के नेताओं को अपने साथ मिला लिया। पाटीदार बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर हैं, वो इस बार बीजेपी के साथ रहे, इंटैक्ट रहे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किसानों की नाराजगी की जो बातें कही जा रही थी वो गलत साबित हुई। किसानों का सपोर्ट भी बीजेपी को मिला। इसीलिए सौराष्ट्र रीजन में बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं दक्षिण गुजरात की, साउथ गुजरात की, जहां पर कुल 35 सीटें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को साउथ गुजरात की 35 में से 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं। साउथ गुजरात में इस बार भी बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा, इसका अनुमान है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी को साउथ गुजरात में 1 सीट का मामूली नुकसान हो सकता है। इस रीजन में कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले इलेक्शन की तुलना में साउथ गुजरात में उसे 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साउथ गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी को जो भी नुकसान होगा उसका फायदा सीधे आम आदमी पार्टी को होगा। साउथ गुजरात में आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 1 सीट जा सकती है। साउथ गुजरात वो इलाका है जहां पर आदिवासियों और वनवासियों की संख्या काफी है। बीजेपी ने दक्षिण गुजरात में आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। इस इलाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत फोकस किया। आदिवासियों के लिए कई योजनाएं लॉन्च की गई। गांव में स्कूल बने, आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल बने, वाटर लिफ्टिंग योजना लाई गई, पानी को लिफ्ट करके दुर्गम इलाकों तक पहुंचाया गया, सड़कें बनी और इससे बीजेपी अपने पुराने गढ़ को बचाने में कामयाब रही। इस इलाके में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जरूर नुकसान पहुंचाया है। बात उत्तर गुजरात की, जहां पर 32 असेंबली सीट्स हैं। आज ही यहां पर वोटिंग हुई है। नॉर्थ गुजरात में भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ गुजरात में बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। यानी 2017 के मुकाबले नॉर्थ गुजरात में बीजेपी को 4 सीटों का फायदा होने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस को इस रीजन में 4 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। इस इलाके में भी कांग्रेस को जिन 4 सीटों का नुकसान हो रहा है उसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा। इस इलाके में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक नॉर्थ गुजरात में आम आदमी पार्टी और अन्य का खाता भी शायद ही खुले। आमतौर पर नॉर्थ गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होता आया है। जातिगत समीकरण बीजेपी के पक्ष में नहीं होते। खास तौर पर ठाकुर और दूसरी पिछड़ी जातियों का वोट बीजेपी को कड़ी मेहनत करके लाना पड़ता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने जातिगत समीकरणों को अच्छी तरह साधा और इसका नतीजा एग्जिट पोल में दिख रहा है। बीजेपी को 4 सीटों का फायदा और कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अब बात अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की कर लेते हैं। बीजेपी का यहां पर मजबूत जनाधार है और 2001 में जब बीजेपी अहमदाबाद की साबरमती सीट पर बाईपोल हार गई थी, तब बीजेपी में खलबली मच गई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने अब तक खोया हुआ जनाधार हासिल किया और इस बार के एग्जिट पोल में भी अहमदाबाद रीजन में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा, इसके आसार दिखे। एग्जिट पोल के मुताबिक अहमदाबाद रीजन की 21 सीटों में से बीजेपी को 14 से 16 सीटें मिल सकती हैं, यानी 3/4 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ग्रेटर अहमदाबाद में कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। यानी एग्जिट पोल के मुताबिक अहमदाबाद रीजन में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा। लेकिन जिन सीटों पर मुसलमानों की अच्छी तादाद है, वो सीटें पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी के पास ही रहेंगी। अहमदाबाद में ज्यादातर सीटें शहरी हैं और शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ जबरदस्त है, इसलिए इस रीजन की 2/3 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। हालांकि जब गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में बीजेपी हार गई थी तो इसे एक बड़ा सेटबैक माना गया था। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था।
तब यह लगा था कि केजरीवाल की पार्टी गुजरात के असेंबली इलेक्शन में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है, लेकिन आज के एग्जिट पोल से जाहिर है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ पहले की तरह कायम है। नॉर्थ गुजरात के साथ साथ आज सेकेंड राउंड की पोलिंग में सेंट्रल गुजरात की 40 सीटों पर भी वोट डाले गए और हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक सेंट्रल गुजरात में बीजेपी को 40 में से 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। और अगर पिछले इलेक्शन से इसकी तुलना करें तो सेंट्रल गुजरात में इस बार बीजेपी को 6 सीटों का फायदा हो सकता है और कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 8 सीटों का नुकसान। सेंट्रल गुजरात में कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं आम आदमी पार्टी सेंट्रल गुजरात में अपना खाता खोल सकती है, उसे 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को भी सेंट्रल गुजरात में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। मध्य गुजरात में वोटों का पोलराइजेशन धार्मिक आधार पर होता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या इस इलाके में दूसरे रीजन्स के मुकाबले ज्यादा है। आमतौर पर कांग्रेस को मुस्लिम वोट एकमुश्त मिलते रहे, इसलिए बीजेपी इस इलाके में धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश करती रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर लगता है कि बीजेपी इस बार अपने मकसद में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। जो सवाल अभी हमने मनोज जी से किया, क्योंकि बाकी पोल्स भी हमने दिखाए हैं, देवेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। देवेंद्र जी, बाकी जितने एग्जिट पोल हमने देखे, मैं आपकी मेथोडोलॉजी की और उनकी तुलना नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन उसमें बीजेपी को 150 सीटों तक भी पहुंचता हुआ दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी को 19-20 सीट पर ठहर जाएगी, ऐसा भी अनुमान कई लोगों ने लगाया है। आपको लगता है कि वाकई बीजेपी के लिए जो नए रिकॉर्ड बनाने वाला जो दावा था वो साकार भी हो सकता है? सौरभ जी, एक चीज बड़ी कॉमन सी है सारे पोल्स में, जो अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मैं उसी को देख पाया हूं, मैंने पोल्स देखे नहीं है बाकी। जो हमारी अपर लिमिट है उससे थोड़ी ही पास में दूसरे पोल्स की लोअर लिमिट है। मतलब कि अगर आप 2 एजेंसी जो प्रमुख हैं, माई एक्सिस और सी वोटर, उनके अगर आप डेटा को देखेंगे तो वो 130 के पहले की जो लिमिट है, आप देख रहे होंगे कि एक्सिस का जो डेटा है 129 दिखा रहा है और सी वोटर का डेटा जो है वो 128 दिखा रहा है। अपर लिमिट की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लोअर लिमिट की बात कर रहा हूं। मैथोलॉजी चाहे हम में से जिसकी भी जो हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन पोल्स में भी या इन एजेंसीज में भी इस बात की क्या कहते हैं, कहीं ना कोई ये चर्चा जरूर है या कोई सहमति जरूर है कि बीजेपी कुछ कंडीशंस में 130 के भीतर आ सकती है। ठीक, तो फर्क सिर्फ इतना है कि पहली बात तो बीजेपी को क्लियर एज है किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में। दूसरा, मैं अभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी अन्य दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। तो बीजेपी में जैसे आप अगर बीजेपी के नेताओं से भी बात करेंगे, चाहे वो संगठन में हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो गुजरात में हो, तो आप जब उनसे ऑन कैमरा बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि वो ये कहें कि हमारा टारगेट 150 था। अभी मैं विजय रूपानी जी को लगातार आपके माध्यम से ही सुन रहा था। विजय रूपानी जी ने बहुत रियलिस्टिक वे में, शायद सबसे शुरू में अपनी बात जब की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 120 के फिगर्स के आसपास कहीं अपने को मानते हैं, इससे बेहतर करेंगे। वो सीएम रहे हैं और बहुत लंबे समय तक सीएम ही सिर्फ नहीं रहे हैं, बहुत लंबे समय तक उन्होंने गुजरात की राजकोट जो क्या कहते हैं सीट है, राजकोट पश्चिम सीट है कि जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट्स ऑफ द गुजरात मानी जाती है बीजेपी के लिए, वहां पे वो लगातार जीतते रहे हैं बिना हारे। तो उनकी सोच जो है वो बहुत रियलिस्टिक है और मैं ये मानता हूं अभी भी कि बीजेपी का जो फिगर है वो 120 के भीतर ही रहेगा। मैं 120 के ऊपर भी एक सीट जो दे रहा हूं उसको भी मैं कम करके मानना चाहूंगा। और अपर लिमिट्स में कोई बहुत बड़ा ऐसा स्विंग फैक्टर हो, कोई बहुत बड़ी ऐसी वे हो। देखिए 150, 130, 135 के फिगर्स को पाने के लिए जो बीजेपी का वोट शेयर है वो किसी भी एजेंसी में क्या 50% प्लस दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं दिख रहा है। वो सारे जो वोट शेयर हैं वो 48% के आसपास जो है या 49% के आसपास दिख रहे हैं। तो 48-49% का फिगर जो है वो इसके पहले भी बीजेपी पा चुकी है। 61% तक बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस में गई है। लेकिन असेंबली इलेक्शंस में जिस तरीके से कांग्रेस ने जिसे कहते हैं बहुत लो प्रोफाइल होकर इलेक्शन लड़ा है या सीट टू सीट इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी कोई ऐसा नया रिकॉर्ड जो है वो सेट करने जा रही है जिसमें कि
125 या 130 का फिगर जो है किसी भी पोल्स में आना संभव हो पाएगा। अच्छा, अब मैं कांग्रेस पार्टी के चूंकि प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर, मैं डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में अगर आऊँ तो कांग्रेस का किसी भी प्रवक्ता से हम बात करेंगे वो ये कहेंगे कि भाई एग्जिट पोल जो है वो कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, और पूर्व में कई बार एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल गलत हो चुके हैं, कई बार सारे एग्जिट पोल भी गलत हुए हैं, ये भी वो दावा करेंगे। तो इसका क्या जवाब दिया जाएगा? नहीं, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कांग्रेस से अगर आप किसी प्रवक्ता से बात भी करेंगे तो वो हमारे एग्जिट पोल को देख के कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उन्हें जिस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था उस हिसाब से वो खुद भी ये संभवतः मानते हो कि वो 35 या 40 सीट के लायक हों। लेकिन अगर आप, जैसे मैं गुजरात में अगर आप जिलों की बात करेंगे तो साउथ गुजरात में आप मैं सूरत में सबसे ज्यादा मैंने समय बिताया। सूरत से आप शुरू करिए, सूरत, उसके बाद भरूच, वलसाड, उसके बाद नवसारी, ये सारे जिले, इसके बाद भावनगर आइए, आप राजकोट आइए, इसके बाद आप क्या कहते हैं अमरेली आइए, जामनगर चले जाइए, जूनागढ़ चले जाइए। ये मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं, यहां मैंने जाके देखा है। तो सीट टू सीट जब आप क्या कहते हैं कैंडिडेट्स के प्रोफाइल को देखेंगे, कैंडिडेट्स के लड़ने का तरीके को देखेंगे, उनकी मेहनत को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, कांग्रेस का जो वोटर है वो बड़े सार्थक तरीके से उनके लिए वोट करेगा। ठीक, कांग्रेस, एक चीज बड़ी खास ये है कि गुजरात में कोई भी जो एमएलए होता है वो आमतौर से कामकाजी एमएलए माना जाता है, और उसको वोटर हटाएं इसके पहले ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो अपने अपने स्तर पे हटाती हैं। कांग्रेस से बहुत सारे लोग जो एमएलए के तौर पर शिफ्ट होके बीजेपी में चले गए हैं, उनको या तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और अगर टिकट दिया है तो मेरा मानना है कि वो बड़ी संख्या में हारेंगे। उन सीटों को कांग्रेस फिर से रिटेन करेगी। और जो तीसरा बड़ा फैक्टर था जिसे कि बीजेपी, देखिए बीजेपी जब ये चुनाव शुरू हो रहा था तो वो कह रही थी कि नहीं, हमारी फाइट में तो आम आदमी पार्टी है, और अब उनका स्टैंड ये कि नहीं, हमारी फाइट में तो कांग्रेस है। ये बड़ा रियलिस्टिक स्टेटमेंट है कि उनकी फाइट में वास्तव में सच यही है कि कांग्रेस जो है वो उनकी फाइट में है, और कांग्रेस बहुत आराम से 50 के आंकड़े को क्रॉस करेगी। अच्छा, अब चुनाव में कोई एक फैक्टर काम नहीं करता, विजय भी अभी बात कह रहे थे, हर्षवर्धन जी, लेकिन फिर भी अगर एक प्रेडोमिनेंट फैक्टर की बात करें तो बीजेपी की अगर ये जीत होती है तो ये नरेंद्र मोदी फैक्टर का कमाल है, कांग्रेस पार्टी का उस तरीके से ना लड़ पाना है, आम आदमी पार्टी है, क्या वजह आप देखेंगे? नहीं, देखिए, जीत की अगर बात करेंगे तो एक फैक्टर है कि गुजरात एक विशेष तरह की राजनीति को अपने सर माथे पर बिठा कर चलता है। उसका ऐतिहासिक महत्व है। आप पीछे सोमनाथ मंदिर लगा हुआ है, मुगलों ने इतनी बार आक्रमण किया, इतनी बार तोड़ा है कि गुजराती अस्मिता नरेंद्र मोदी के भाषणों में आने से पहले गुजराती के मन में बहुत पहले से आ गई थी। ऐतिहासिक संदर्भ है इसके इन दोनों तरफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रो मोदी या प्रो बीजेपी और एंटी मोदी या एंटी बीजेपी वोट बहुत फिक्स है। अब उन वोट्स के बीच में कौन है जो थोड़ा सा अपने कर्तव्य से कुछ करके लाएगा, तो वो काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक बात मैं और कहूंगा, जब हम ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जब कोई आंधी चलेगी तब वो बहुत रिकॉर्ड बनाएंगे, आंधी चलती कैसे है? देवेंद्र जी की बात है, चूंकि वो लंबे समय तक वहां रहे, मैं उनकी ज्यादातर बातों से सहमत हूं। बस दो बातें कहता हूं। एक तो ये कि वो खुद मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में बहुत सावधानी बरती है। कांग्रेस से आए लोगों का सबसे बड़ा उदाहरण यही कि ब्रजेश मिर्जा जो मोरबी के विधायक थे, मंत्री थे, उनका टिकट काट दिया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट्स को इंटैक्ट रखा है। 48%, 100 में 48 उनके साथ हैं, और अगर 30 और 20 में बट गया, जो कि अभी तक नहीं होता रहा है, अब तक 48 है तो 38 कांग्रेस है, 32 है तो 42 भाजपा है, यानी 10% का फासला रहता है। अगर वो फासला इधर बढ़ गया 10% का, तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां जाने वाली है और ये दोनों पार्टियां कहां जाने वाली है। निश्चित तौर पर रिकॉर्ड टूटने वाला है अगर ये आंकड़े सही हैं। तो आप अभी भी मानते हैं कि इससे जो हमारा सर्वे करा उससे अधिक सीट आएंगी? 130+ सीट्स आएंगी, जिस तरह का ये अनुमान दिख रहा है। और ये सारे सर्वे एक ही दिशा बता रहे हैं। ये इंडिया टीवी और मेट्राइज का सर्वे भी तो यही कह रहा है ना, लेकिन वो अपर लिमिट में जो भी आपने कहा कि कोई कह रहा था कंजर्वेटिव, निश्चित तौर पर जब आप इतनी बड़ी जीत लगातार देखते हैं ना, तो आप एजेंसी के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, जैसे मैं ही आपको बताऊं, दिल्ली से मैं चला तो मुझे 0 सीटें भाजपा आम आदमी पार्टी की दिख रही थी। वहां मैं गया तो मैं कहता हूं दिल्ली में यमुना की झाग की तरह उतनी गंदगी आम आदमी पार्टी का माहौल है।
लगा कि अरे खूब जीत जाएगी, लेकिन जब ध्यान से देखा तो भाई जीत कहां रहे हो। एक अल्पेश कथीरिया की सीट छोड़कर वो अपने जो मुख्यमंत्री प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष उनकी सीट जीतते नहीं दिख रहे हैं। तो सीट जीतोगे कहां? वोट लेके आओगे 10%, 15%, इसका मतलब ये कि दूसरा वाला बहुत आगे निकल जाएगा। तो मुझे इस आधार पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाने जा रही। अब वो माधव सिंह सोलंकी से ज्यादा भूपेंद्र पटेल याद किए जाएंगे या नहीं, ये सवाल है। रोहन जी, क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? जो माधव सिंह सोलंकी का जिक्र किया जाता है और जो बीजेपी बार बार कह रही है कि इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 150 प्लस की जो बात कर रही है, जो सर्वे में निकल कर आया है, आप घटाएंगे सीटें या बढ़ाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो सर्वे में आपका आया वो एक कंजर्वेटिव आया है और भाजपा जरूर इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि देखिए भाजपा की जो रणनीति है ना अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, वो ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी उनको कैंडिडेट्स वीक नज़र आते हैं उसको रिप्लेस करते हैं। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, उत्तराखंड का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री को चेंज किया, बदला। त्रिपुरा में भी पहले ही बदल दिया है जब उनको लगा कि ये मुख्यमंत्री मजबूत नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में रणनीति करी है पिछले एक साल में, हर्ष जी जिस तरीके से सोमनाथ का उदाहरण दे रहे थे, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, देवभूमि द्वारका में चले जाइए, सबके जो प्रीस्ट्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि पिछले 27 सालों में जितना मिस्टेक्स को कवर करते हुए है, चाहे वो आनंद का ज़िला हो, आप देख लीजिए कि आनंद का वो ज़िला है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन एक समय घट गई थी, लेकिन भाजपा ने अमित शाह को ही कोऑपरेटिव मिनिस्टर बनाया सेंटर में। ये वही कोऑपरेटिव मिनिस्टर है जिन्होंने कोऑपरेटिव्स को ला के भाजपा में मिल्क की प्रोडक्शन को बड़ा ज़बरदस्त हाइक दिया गुजरात में, और उसको एक साल पहले चुनाव से गुजरात के पहले इंडिकेशन देने के लिए कि अमित शाह को कितना मजबूत रख रहे हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया होम मंत्री होने के बावजूद भी। तो ये जो मिस्टेक्स को ठीक करते हैं, वीक कैंडिडेट्स को, मोरबी में कैंडिडेट को बदला, इंडिकेशन यही है कि मिस्टेक्स को बड़ी जल्दी भाप जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बड़ी कंजर्वेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कंजर्वेटिव है और इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। निर्णय हमारे साथ हैं, तो एक अंतिम कमेंट उनसे हम ले लें। इस वक्त वो अहमदाबाद में मौजूद है। पहले निर्णय कह चुके हैं कि उनको लगता है कि रियलिस्टिक है इंडिया टीवी मेट्राइज का जो ये सर्वे है। केवल अहमदाबाद में उनको लगता है कि हमने जितना 14 से 16 सीट दिखाया, इससे ज़्यादा 2-3 सीटें और अहमदाबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। मैं आपसे अंतिम सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर करूंगा। निर्णय हम सब जानते हैं कि अंदर खाने कहीं ना कहीं ये बीजेपी की चिंता रही होगी कि आम आदमी पार्टी का वाकई क्या आधार इस बार निकल करके सामने आता है। ये चुनाव छोड़ दें, क्या भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को लेकर के मंथन करेगी या सोच विचार में होगी कि बीजेपी कहीं भविष्य में, आम आदमी पार्टी कहीं भविष्य में अगले 5 साल के बाद इससे बड़ी पार्टी ना बन जाए? बिल्कुल सौरभ, ये वाजिब सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हमारे जो एक्सपर्ट्स से उनके आ रहे थे, लेकिन वो एक चीज में कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि वो मिस कर रहे थे। मुझे भी पहले यही लग रहा था कि बीजेपी आराम से 135-140 तक जा सकती है, लेकिन जब तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ था तब तक मुझे ये लग रहा था। ये जो 15 सीटें जो हम काट रहे हैं, 15-20 सीटें, मैंने ये देखा है कि बीजेपी का जो असली मुकाबला हो रहा है वो अपने ही लोगों से हो रहा है इस बार। और पहली बार हम देख रहे हैं बीजेपी के केस में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेबल्स जो हैं पार्टी में इस बार खड़े हुए हैं, और बहुत सारी जगह पे वो बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था बीजेपी के लिए, क्योंकि अल्टरनेटिव का भी अभाव था, लेकिन जो ये वाला एस्पेक्ट है रिबेलियन वाला, इसको लगता है सब लोग अपने एनालिसिस में इग्नोर कर रहे हैं। और आप देखिएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, आप उन तमाम सीटों का जब आकलन करेंगे तब पता चलेगा कि बीजेपी ने रिबेलियन को यदि कंट्रोल कर लिया होता तो ये जो सीटें हैं ये जरूर 135 से 140 के आसपास चली जाती, लेकिन बिकॉज ऑफ रिबेलियन ये पीछे रह गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी से भी बड़ा कंसर्न बीजेपी की अपनी अंदर की ये जो प्रॉब्लम है, इनफाइटिंग है, ये इस बार ज्यादा दिख रही है। रही बात आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की, तो मैं बता दूं कि इस बार अगर आम आदमी पार्टी 7-8% वोट के आसपास अटकती है, और मान लीजिए अगर 3-4 सीटें ले भी आती है, तो आम आदमी पार्टी तभी सर्वाइव कर पाएगी अगर वो सिंसियरली और एक सीरियस प्लेयर की तरह गुजरात में आके टिकेगी। अगर वो पीसमिल राजनीति करती रही, जैसा कि वो पिछले 10 साल से करती आ रही है,
तब फिर गुजरात में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसे गुजरात के लोगों को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो उनके साथ है, उनके साथ खड़ी रहेगी, तब जाके शायद कोई अपने लिए एक जगह बना पाए। अब तक हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है गुजरात में, वो एक तरह का ऐसा लग रहा था जैसे पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं गुजरात में। 2013 से मैं लगातार देख रहा हूँ, 2013 में आए, 14 में चुनाव लगे, सारी और अगर गुजरात में जमना है तो और प्रयास करने पड़ेंगे, गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। विजय, जो सवाल अभी सबसे हुआ, एक आप देखते हैं बीजेपी को इससे बेहतर करता हुआ और आम आदमी पार्टी का भविष्य? मेरा खुद का अनुमान 135 प्लस है। मैंने परसों ट्वीट भी किया था कि 137 आएगी बीजेपी को, तो देखते हैं। बाकी जैसे आम आदमी पार्टी है तो मैं ये देखता हूँ, मैं 135 इसलिए दे रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल वोट है कांग्रेस का वो आम आदमी पार्टी तोड़ रही है। आप कई सारे इंटरव्यू देखिए, जो मुस्लिम इलाके उनके इंटरव्यू देखेंगे तो वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार वोट दे रहे हैं। तो वो कितना फ़र्क करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो कांग्रेस की सीटें हैं वो उन्हीं इलाकों से आती हैं, या तो जहाँ पे कास्ट फैक्टर काम करता है या तो जहाँ पे उसका लोकल नेता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे आती है। तो देखते हैं ये चीज़ें। हर चीज जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट निर्णय उठा रहे थे, कई सीटों पर देखने को मिला है कि बीजेपी की फाइट अपने विपक्षी दलों से ज्यादा अपने ही अंदर से जो रिबेल होकर बाहर चले गए उनसे थी, और उसने मुसीबत भी बढ़ाई है कई सीटों पर। तो जो निर्णय एक पॉइंट बता रहे थे, ये साबित हो सकता है जिससे जो एक बम्पर जीत, एक रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात बीजेपी कर रही थी, उसमें थोड़ी सी गिरावट, और ये जो आंकड़े अब हम देख रहे हैं कि यही देखें फिर हम। मुझे लगता है कि निर्णय ने इस चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। मैं जो कह रहा हूँ 130 प्लस जाएगी वो इसके बाद कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी के गुजरात छोड़ने के बाद से भारतीय जनता पार्टी राज्य के नेतृत्व के संकट से जूझ रही। विजय रूपाणी जी के पास अब क्या काम है ये किसी को नहीं पता है। भूपेंद्र भाई पटेल नरेंद्र से भूपेंद्र ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, ये नरेंद्र मोदी भी कह देते हैं, लेकिन राज्य का नेता कौन है? भूपेंद्र पटेल को भी क्या वो स्वीकार्यता अंदर से खुद से मिल पाती है क्या? दूसरा छोड़िए, हर्ष सांघवी एक बड़े नेता के तौर पर दिखते हैं, ढेर सारे प्रयोग कर रहे, जीतू भाई वघाणी दिखते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के गुजरात छोड़ने के बाद एक नेता कोई है? ये बड़ा संकट है। और जब ये संकट होता है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसकी महत्वाकांक्षा है वो तैयार होता है, वो कहता है भाई कमाल है, हम ज्यादा लायक हैं, लेकिन मोदी जी ने कह दिया, अमित शाह ने बता दिया तो हमको नेता नहीं। ये बहुत बड़ा संकट है, भारतीय जनता पार्टी को इससे जूझना है। एक लाइन बस कहूंगा, किसी भी पार्टी को जो वोट कटवा कहने की परंपरा है ये बेहद खराब है। जो पारंपरिक तौर पर बनी हुई पार्टियां होती हैं ये शब्द लेके आती हैं। अगर आम आदमी पार्टी कहीं काम कर रही है और 10% वोट की तरफ जा रही तो वोट कटवा नहीं है, सीरियस डेमोक्रेटिक प्लेयर है, उसको उसी तरह स्वीकार करना चाहिए। देवेंद्र, भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या आंकलन है? कैमरे के सामने 150 पार, कैमरे के पीछे जब आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? निश्चित तौर पे वो कैमरे के सामने ही 150 की बात होती है, कैमरे के पीछे नहीं होती। अगर पहले फेज़ की बात है, आप वोटिंग के बाद का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, तो पहले के फेज़ के बाद जब वोटिंग हो गया था सौरभ, तो उसमें जो आंकड़ा है पार्टी के टॉप लेवल पे वो 59 का है कि 59 सीटें उसमें आएंगी। आज की वोटिंग जब खत्म हो गई है तो रात में जब बात होगी तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको दे पाऊंगा, लेकिन कम ओवर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 120 to 130 के बीच में ही पार्टी सोच रही है। पार्टी का अपना फीडबैक वैसा है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि नेताओं के अपने जो आकलन होता है या पार्टी का जो फीडबैक होता है वो भी टूट जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था सौरभ, सिर्फ 2 नेताओं ने ये कहा था कि 300 के पार जाएगा, और उस समय पार्टी के बड़े नेताओं ने उनमें से एक नेता को कहा था, उस शब्द का इस्तेमाल किया था कि तुम पागल हो गए हो, 300 से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती। तो कई बार पार्टी के अनुमान झुटलाए जाते हैं, लेकिन गुजरात के इस बार के चुनाव में ऐसा बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि इस प्रकार की लहर हो। पार्टी चिंतित थी वोटर्स की अपनी उदासीनता को लेके, इस बात को चिंता नहीं थी कि हाँ विपक्ष कितनी मजबूत चुनौती दे रहा है। पार्टी का आकलन ही इस बात को लेकर था कि क्योंकि टक्कर नहीं हो रही है तो हमें चिंता इस बात की है कि हमारे वोटर निष्क्रियता में घर से कहीं बाहर ना निकले और उसके चलते हमें नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरी चीज़ कि पूरे चुनाव को सौरभ अगर आप देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही चुनाव है। गुजरात में जितने पोस्टर लगे थे, सारे इशूज़ जो थे उसमें भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं का जिक्र किया गया था उन पोस्टर्स में भी। प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार का कामकाज, इस बात का कोई जिक्र नहीं करता था। और ये अपने आप में इस बात को इंगित कर रहा है कि पार्टी की लहर वैसी नहीं है। और लहर तभी होती है जब राज्य सरकार का भी कामकाज हो। मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तब 127 का आंकड़ा था, अब उस आंकड़ा को पार कर लिया जाए ये थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा से पार कर लिया जाए ये तो मुश्किल होता नजर आ रहा है।
जी मनोज जी, थोड़ा शॉर्ट में आप बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात की थी कि उनके जो बागी हैं वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो खेरालू पाटन में एक विधानसभा है जहां से भारतीय जनता पार्टी के भरत सिंह ढाबी खड़े हैं, और वो सीट बता दें कि आज के एग्जिट पोल में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या परिणाम होगा वो 8 तारीख की बात में देखेंगे। ऐसी सीटें बनी हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात है जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, और अभी कंफ्यूजन इसलिए आया कि महापोल आ गया। अभी तक जितने पैनल में थे वो मान रहे थे कि नहीं ये सीटें उतनी आएगी, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए सबसे हम डिस्कशन में करते हैं मुस्लिम वोट भी डिवाइड होगा तो किसको नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा। ठीक है, ट्राइबल वोट डिवाइड होगा तो किसको नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है इस पे कभी हम डिस्कशन नहीं कर पाते। एक बात अपने मन में बना लीजिए कि आप जो भी सर्वे करेंगे और जो भी डेटा दिखाएंगे कोई खुश नहीं होने वाला आपसे। नहीं, जिसको आप हराएंगे वो कहेगा हमको हरा दिया, जिसको जिताएंगे वो कहेगा कि हमको कम सीट दी। सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में जब हमने थैंकलेस जॉब है। नहीं, उत्तर प्रदेश में जब हमने कहा कि 275 आएगी, उस समय 320 और 322 की भी बातें कही गई थी। वो एक अलग बात है। अच्छा, चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो गुजरात में 3 प्लेयर हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तीनों पार्टियों के सबसे बड़े नेता। एग्जिट पोल से 2 बातें साफ हैं कि बीजेपी छठी बार गुजरात में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात यह कि बीजेपी की पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें आ सकती हैं, बीजेपी रिकॉर्ड सीटें जीत सकती है। अब इसके तमाम कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन एक वजह सारे लोग मानते हैं, कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि बीजेपी के पास मोदी का मैजिक है। मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर गुजरात के लोग बीजेपी को वोट देते हैं, और मोदी भी कोई मौका छोड़ते नहीं। आज जब वोट डालने गए तो जनता से मिलते हुए गए, लाइन में लगकर वोट डाला, फिर बाहर आकर भी लोगों से मिले। ये बात कांग्रेस को बुरी भी लगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के रानीप इलाके में वोट डाला, और वोट डालने के लिए प्रधानमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चल करके गया। पूरे रास्ते जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए, उनका स्वागत किया। पोलिंग बूथ के बाहर भी ढोल नगाड़े बज रहे थे। वोट डालने के बाद मोदी पैदल ही वापस लौट पड़े और लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की। अब नरेंद्र मोदी के स्टाइल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, प्रधानमंत्री पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने का, नियमों की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम लगाया, और चुनाव आयोग से इसकी कार्रवाई करने की मांग भी की है। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों से कांग्रेस के नेताओं के चेहरों पर मायूसी है। गुजरात में इस बार कांग्रेस ने कैंपेन में भी बहुत मेहनत नहीं की। राहुल गांधी सिर्फ एक दिन के लिए गुजरात में प्रचार करने गए, 2 रैलियां की। सोनिया और प्रियंका ने गुजरात में प्रचार नहीं किया। एग्जिट पोल के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन देखकर पहले ही लग रहा था कि कांग्रेस बीजेपी की रणनीति के सामने हार मान गई है। कांग्रेस के नेताओं में ना तो जोश दिख रहा था, ना कैंपेन में तीखापन था। इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा, और एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर लगता है कि जनता पर भी इसका असर हुआ है। इसीलिए कांग्रेस इतनी खराब स्थिति में आ रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में खूब प्रचार किया, जमकर प्रचार किया, अपनी जीत के दावे किए, और यहां तक कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। केजरीवाल ने हर रैली में यही दावा किया कि उनकी सीधी लड़ाई भाजपा से है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर गुजरात को बिजली, पानी, ऐसी चीजें मुफ्त में देने का वादा भी किया। एग्जिट पोल में इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी मैक्सिमम 4 से 7 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी की का स्टाइल है कि चुनाव से पहले खूब शोर मचाया जाता है, जोर शोर से बातें की जाती हैं, बड़े बड़े वादे और दावे होते हैं, हवा बनाई जाती है। यही गुजरात में किया गया। हवा जरूर जबरदस्त बनी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया हवा गुब्बारे से निकलती भी गई। और जमीनी हकीकत क्या है यह आज एग्जिट पोल के आंकड़ों से सामने आ गया है। हालांकि पहली बार इलेक्शन लड़ने के बाद भी गुजरात में खाता खुल जाए तो ये अरविंद केजरीवाल की, उनकी पार्टी की बड़ी कामयाबी है। दावे ओवैसी ने भी खूब किए थे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों से लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।